नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नववार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के आगमन पर स्वागत अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। मंच पर सीएम धामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने महिलाओं, राज्य आंदोलनकारियों व प्रदेश भर के लोगों का आभार जताया। कहा कि आपके आगमन से नई ऊर्जा मिली। अब तक 500 विधेयक पास हुए। महत्वपूर्ण अवसर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। उन्होंने यूसीसी की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये राज्य के लिए गौरवशाली समय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संपूर्ण जीवन संकल्प व संघर्षरत रहा है। निजी जीवन में लगातार संघर्ष किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि यहाँ राष्ट्रपति का संबोधन हुआ। उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों के चलते विभिन्न है। हमारे पड़ोसी चीन और नेपाल हैं। गंगा जमुना हमारी सभ्यता से जुड़ी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने प्राकृतिक आपदा को सामने रखते हुए कहा कि हमें इन आपदाओं से निपटने के लिए समुचित प्रबंध करना होगा। उन्होंने उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन को बचाने के उपाय सुझाए। बताते चलें, राष्ट्रपति मुर्मू ने महिलाओं, राज्य आंदोलनकारियों व प्रदेश भर के लोगों का आभार जताया और कहा कि आपके आगमन से नई ऊर्जा मिली। अब तक 500 विधेयक पास हुए। महत्वपूर्ण अवसर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। उन्होंने यूसीसी की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये राज्य के लिए गौरवशाली समय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संपूर्ण जीवन संकल्प व संघर्षरत रहा है। निजी जीवन में लगातार संघर्ष किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि यहाँ राष्ट्रपति का संबोधन हुआ। उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों के चलते विभिन्न है। हमारे पड़ोसी चीन और नेपाल हैं। गंगा जमुना हमारी सभ्यता से जुड़ी है। नेता प्रतिपक्ष ने प्राकृतिक आपदा को सामने रखते हुए कहा कि हमें इन आपदाओं से निपटने के लिए समुचित प्रबंध करना होगा। उन्होंने उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन को बचाने के उपाय सुझाए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, उत्तराखंड का स्थापना दिवस है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधन किया है, तो इस विशेष सत्र में राष्ट्रपति ने प्रमुख तौर पर किन मुद्दों पर बात की? नहीं, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि 9 तारीख को उत्तराखंड 25 वर्ष का पूरा होने जा रहा है, यानी कि रजत जयंती जो समारोह है उसको मनाने जा रहा है। उसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरा अगर कहें कि 2 तारीख से लेकर आने वाले जितने 11 तारीख तक जो है अलग अलग कार्यक्रम, और उन्हीं में से एक है उत्तराखंड का जो विधानसभा का है विशेष सत्र, जो कि आज और कल 3 और 4 नवंबर को चलना है। इस पे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो पहुंची, उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने बताया कि मातृशक्ति किस तरह से आगे बढ़ रही है। उन्होंने हर चीज को याद किया, जिस तरह से उत्तराखंड आंदोलन था उसको याद किया। उन्होंने अगर बात करें अभी जिस तरह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है उसको उन्होंने बताया कि उत्तराखंड किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से और आगे बढ़ना चाहिए, कितनी जरूरत है कि उत्तराखंड को विशेष तौर पर कुछ जिस तरह से कर रहा है उसी तरह से आगे करते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए। और ये सारी बातें उन्होंने रखी अपनी। यहाँ पर विधायक मौजूद रहे, यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद रहे, और एक बड़ी बात है कि राष्ट्रपति का यहाँ पर आना, विधानसभा को संबोधित करना, विधायकों का उनको सुनना, उनसे, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं तो उनसे उनकी बात को सुनना, उनकी बात पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कुछ नजर भी आया, यही कुछ यहाँ पर जो है दिखा भी। जी, जैसे उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा कॉलेज की दृष्टि से बात करूं तो उत्तराखंड ने बीते वर्षों में कितनी उपलब्धियां और क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? नहीं, उत्तराखंड की अगर बात करें, हम सिर्फ अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल युवा उत्तराखंड है, 25 वर्ष का उत्तराखंड है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कई जो पैमाने होते हैं जो किसी भी प्रदेश को बताते हैं कि हाँ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उन पैमानों में फिर चाहे हम बात करें हम कि किस तरह से यहाँ पर जीडीपी किस तरह की है, किस तरह से जो ग्रोथ हो रही है वो किस तरह की हो रही है, या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीजें जो हम बात करते हैं तो इनमें कैसे चल रहा है। तो फिलहाल अगर ये कहें कि बहुत ज्यादा टॉप है तो ये भी बेमानी होगी, लेकिन अगर हम ये कह दें कि बॉटम में है तो ये भी एक तरह से बेमानी होगी। बहुत अगर कहें तो मिले जुले असर के साथ उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। जीडीपी यहाँ की अच्छी है, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है, अन्य कई राज्यों की तुलना में यहाँ पर एजुकेशन
सिस्टम बहुत अच्छा है, अच्छे हाई स्कूल है यहाँ पर, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है, यानी कि कहें कि मिला जुला जो उत्तराखंड है वो आगे बढ़ रहा है और इसी बात को राष्ट्रपति ने भी रखा। जी जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा विधायकों की योगदान से ही संभव हो पाए हैं। मैं आशा करती हूं कि जन आकांक्षा को आप सब सक्रिय अभिव्यक्ति देते रहेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल एक युवा अवस्था होता है। एक युवक 25 साल होने से उनके मन में जो एवं शरीर में जो ऊर्जा होता है, जमीन तो जमीन पूरा आकाश जीत जाने का जो जज्बा होता है, मुझे लगता है ये मानसिक पूरा विधायक पूरा सदस्यों के मन में होगा और आप लोगों से प्रेरणा लेकर ये जमीन के युवा ऊर्जावान होंगे और राज्य को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल मनाने का बहुत खुशी तो है ही, लेकिन आज का दिन आत्मसमीक्षा करने का दिन भी होना चाहिए। हम अभी तक 25 साल कितने दूर राज्य को आगे ले जाए हैं और आगे हम क्या करेंगे कि ये राज्य को पूरा देश में नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास कैसे कर सकते हैं। इसलिए भी आज एक योजना बनाने का भी एक सम्मिलित उद्यम होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में चर्चा परिचर्चा से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी और यह विशेष सत्र उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। देवभूमि उत्तराखंड ने इन 25 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। यह कालखंड आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, स्थापना संरचना की दृष्टि से उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण काल रहा है। इन उपलब्धियों के प्रतिफल स्वरूप हमारा प्रदेश समृद्ध उत्तराखंड एवं सशक्त उत्तराखंड की ओर अग्रसर है। प्रदेश के विकास में मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी उल्लेखनीय है। बीते 25 वर्षों में हमारे राज्य ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित। 25 वर्षों तक उत्तराखंड की प्रगति के पथ को आलोकित करने वाले दीप स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। आदरणीय महोदय, हमें पृथक राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में हमारे असंख्य नागरिकों ने बरसों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान की अनथक लड़ाई लड़ी। राज्य निर्माण के लिए अनेक हुतात्माओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर इस राज्य की नींव को अपने लहू से सिंचित करने का काम किया। उन अमर बलिदानियों के बलिदान को उत्तराखंड का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड की जनता के सहयोग से हम उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने के
अपने विकल्प रहित संकल्प में अवश्य सफल होंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से देवभूमि पधारने पर धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हमारे जल जंगल देश दुनिया के पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जंगली जानवरों के कारण उत्तराखंड के अधिकांश भूभाग में खेती बर्बाद हो रही है। देश की संसद में 2006 से वन अधिकार कानून पास हो गया है, लेकिन आज की तिथि तक 65% वन भूमि वाली इस राज्य में वनाधिकार कानून के तहत दर्जन भर मामलों में भी अधिकार नहीं मिल पाए हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पहाड़ी जनमानस का तीव्र गति से शहरों की ओर पलायन है। कृषि योग्य भूमि की अपर्याप्तता, कष्टप्रद जीवन, रोजगार की तलाश, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण प्रगति क्षेत्र से पुरुष कार्यकारी शक्ति का पलायन होता जा रहा है। पर्वतीय भूभाग में कृषि का मूल आधार है और कृषि का मूल आधार महिला है। माननीय राष्ट्रपति जी, खेत में बीज, खाद, निराई, गुड़ाई, फसल कटाई, मड़ाई, सफाई, घर का रखरखाव सभी कार्य महिला द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा खेती, पशुपालन, ईंधन, चारे, पानी की दैनिक व्यवस्था में सुबह शाम तक जुटे रहना नारी की नियति बन गई है, प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बावजूद पर्वतीय इलाकों में तकनीक शिक्षा का पूर्ण तक अभाव बना हुआ है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएं आज भी चिंतनीय है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी कोई चुनौतियां हैं। हमें चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा, रोजगार, सड़क, कृषि, उद्यमिता, पर्यटन, पेयजल आपूर्ति, सड़क और परिवहन व्यवस्था, ऊर्जा विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है जब छोटा सा हमारा प्रदेश अपनी रजत जयंती वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे बीच मौजूद हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के अब तक के विकास कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। विधायक चौधरी ने कहा कि ये सम्मान और प्रेरणा का क्षण है जो हमें और अधिक समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम सब मिलकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। ये बहुत गौरव का क्षण है इस प्रदेश के लिए। छोटा सा हमारा प्रदेश है, रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और इस अवसर पर देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच में आई। उन्होंने मुक्त कंठ से उत्तराखंड में जो काम आज तक हुए हैं उनकी सराहना की और ख़ास तौर पे महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो भी कदम इस प्रदेश ने उठाए हैं उनकी उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में और बेहतर हम सब लोग मिल करके कर सकें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन में 2 नई आगंतुक केंद्रित सुविधाओं, फुटओवर ब्रिज और घुड़सवारी क्षेत्र का लोकार्पण किया। इन दोनों परियोजनाओं ने राष्ट्रपति निकेतन परिसर को आधुनिक अवसंरचना, सुरक्षा और हिमालय विरासत के अनूठे संगम के रूप में स्थापित कर दिया है। राजपुर रोड पर बना 105 फीट लंबा पैदल पार पुल न केवल स्थानीय वास्तुकला का प्रतीक है बल्कि यह राष्ट्रपति निकेतन और आगामी राष्ट्रपति उद्यान के बीच निर्बाध आवाजाही को भी संभव बनाता है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा 9 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 6 माह में तैयार की गई इस परियोजना को हिमालय डिजाइन की आधुनिक मिसाल कहा जा रहा है। रैंप और रेलिंग सहित इसका डिजाइन इसे सभी आयु वर्गों के लिए सुगम और सुरक्षित बनाता है। इसके बाद राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति निकेतन परिसर में विकसित अत्याधुनिक घुड़सवारी क्षेत्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति अंगरक्षकों के घोड़ों को स्वयं घास खिलाई और उनके रखरखाव की जानकारी ली। 0.7 एकड़ में फैला यह क्षेत्र CPWD द्वारा विकसित किया गया है, जहां राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के 8 चयनित घोड़े रखे जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में क्या अधिकारी अपने आप को विधायक सांसदों से भी ऊपर समझने लगे हैं? ऐसे ही एक मामला आज सामने आया है
आज राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे विधायक और सांसदों को करना पड़ा है, जिसकी पुष्टि खुद प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति के स्वागत के लिए जहां सभी विधायक और सांसद बस में बैठकर विशेष विमान तक पहुंचे, वहीं शासन के अधिकारी अपने वाहनों से सीधा एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हुए, जिसके बाद बस में सवार जनप्रतिनिधियों ने जमकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। इसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री से की है। प्रदेश में अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल न देना कोई पहला मामला नहीं। इसका शिकार मंत्री विधायकों के साथ खुद विधानसभा अध्यक्ष भी हो चुकी हैं, जिसके बाद अब एक बार फिर से प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि माननीयों को उचित सम्मान दिया जाए। वहीं विपक्ष ने इस घटना को लेकर साफ कहा कि जब अधिकारी सीधा सरकार से जुड़े हों तो फिर विधायक सांसद को प्रोटोकॉल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कुछ अधिकारी हैं जिनको बार बार बताना पड़ता है, और मुझे उम्मीद है कि आज जिस तरीके से मैंने अपनी बात को प्रोटोकॉल मंत्री के रूप में सचिव और चीफ सेक्रेटरी के सामने रखी है, आगे से व्यवस्था दुरुस्त होगी और ये कमियां दूर होंगी। आपने बड़ी उत्तराखंड में रजत जयंती वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। राज्य में 11 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इसे विशेष सत्र कहकर उत्तराखंड का अपमान किया जा रहा है। उनका कहना है कि पिछले 5.5 साल से मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्न दिवस को सोमवार को रखने की मांग उठती रही है, लेकिन उस पर सरकार कभी राजी नहीं होती, जबकि रजत जयंती के मौके पर सत्र की शुरुआत सोमवार से होनी ही चाहिए थी ताकि मुख्यमंत्री से जुड़े सवाल पूछे जा सके। करण माहरा ने कहा कि प्रदेश इस समय आपदा से जूझ रहा है। वहीं अंकिता प्रकरण से लेकर महिला अपराधों तक कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष विधानसभा के पटल पर सवाल उठाना चाहता है, लेकिन मंच ही नहीं दिया जा रहा। उन्होंने इसे शहीदों के सम्मान और विधायकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। भी मांगते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये विशेष सत्र नहीं है, ये उत्तराखंड का अपमान किया जा रहा है। अभी विक्रम भाई से आप पूछो, ये भी ये कहेंगे, हर विधायक ये चाह रहा है कि सोमवार के दिन इस बार का सत्र होता तो कितना बेहतर होता। 5.5 साल से लगातार पत्रकार, विपक्ष के साथी, विधायक ये चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों में प्रश्न कर सकें, लेकिन वो दिन नहीं आया है। और हमें उम्मीद थी कि रजत जयंती के मौके पे कम से कम जो सत्र होगा उसमें सोमवार के दिन इसकी शुरुआत होगी ताकि मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों में प्रश्न हो सकें। और 2 दिन का प्रश्नकाल, जब प्रदेश आपदा से ग्रसित है और बुरी तरीके से ग्रसित है, जब आपदा के विषय हमारे विधायक लोग उठाना चाहते हैं, जब अंकिता से लेके तमाम महिला अपराध पे लोग प्रश्न उठाना चाहते हैं, जब भर्ती घोटाले जैसा जघन्य अपराध दोबारा इस राज्य में हो गया धामी की सरकार में, उसमें प्रश्न उठाना चाहते हैं, आखिर विधायक जाएगा कहाँ? जनसैनिक संगठन एकजुटता अभियान के तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों और सैनिकों की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में देश और प्रदेश में चल रहे हालातों पर चर्चा हुई। बैठक में रिटायर ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त डंगवाल ने कहा कि प्रदेश में हमारा बहुत बड़ा संगठन है जिसमें लाखों सैनिक संगठन में आते हैं। हमें अपना भविष्य तय करना होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने संगठन की शक्ति को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संगठन की शक्ति को अगर परिवर्तित कर सके तो यह प्रदेश के विकास के लिए सार्थक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल में तमाम ऐसे संगठन हैं, वो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन रिटायर कमांडर आरपी सिंह ने किया। सभी आर्मी ऑफिसर ने एक साथ खड़े होने की बात कही। महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय द्वारा कोलागढ़ स्थित ऑडिट भवन में सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य जन कल्याण, पारदर्शिता एवं उत्तरदायी प्रशासन को प्रोत्साहित करना और जीपीएफ से संबंधित शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना था। महान लेखाकार कार्यालय राज्य के लगभग 45,000 अभिदाताओं के जीपीएफ अभिलेखों का संधारण करता है और उनके हितों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अदालत आयोजित की गई। 2019 में करवाई थी। अभी इस अदालत को करने का मुख्य कारण ये था कि काफ़ी सारे जीपीएफ के ग्रीवेंसेस के जो केसेस थे वो लंबित थे और काफ़ी सारे केसेस में हमें मल्टीपल करस्पॉन्डेंस करने पड़ रहे थे और इस वजह से केसेस डिले हो रहे थे। तो जिस तरीके से हमने जीपीएफ अदालत का हमारा एक बहुत सक्सेसफुल ये रहा है, इवेंट रहा है, तो इसलिए हमने ये इस पे विचार किया है कि फर्दर हम
इस तरीके के जीपीएफ अदालत को उत्तराखंड के बाकी जिलों में भी करेंगे। देहरादून जिले को चूज़ करने का ये कारण ये था कि सबसे ज़्यादा जैसे 45,000 लाइव सब्सक्राइबर हैं पूरे उत्तराखंड राज्य में, उसमें से लगभग 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स देहरादून जिले के ही हैं। तो इसीलिए हमने पहला जिला देहरादून को चुना। अब हम नेक्स्ट जिले का एक चयन करेंगे जहाँ पे हम जीपीएफ अदालत को फिर से कंडक्ट करेंगे और वहाँ भी इस तरह के इशू को सॉल्व करेंगे, और जो हमारी लर्निंग्स यहाँ से रही है, जिस तरीके से हमने इश्यूज यहाँ देखे हैं, तो उस पर हम बिल्ड अपॉन करेंगे और उनको और इम्प्रूव करेंगे। नैनीताल में सरोवर नगरी नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर ज्योली कोट के आम पड़ाव के पास देर रात एक टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हुए और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने रात भर चले रेस्क्यू अभियान में घायलों को निकालकर सुशीला तिवारी, चंदन और सेंट्रल अस्पताल हल्द्वानी भेजा। मृतकों की पहचान गौरव बंसल और सोनू कुमार के रूप में हुई है। उत्तराखंड में आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग समय समय पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 15 नवंबर को भूकंप तथा भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अन्य आपदाओं को प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सभी 13 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। कि उत्तराखंड को जो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो उत्तराखंड का कुछ भाग जोन 4 में आता है और कुछ भाग जोन 5 में आता है। जोन 5 वाले क्षेत्र ज़्यादा संवेदनशील हैं भूकंप की दृष्टि से जोन 4 वालों की तुलना में, लेकिन भूकंप तो कभी भी ज़्यादा आने की संभावना बनी हुई है। जैसा कि अलग अलग समय पे सुना होगा आपने। अच्छी बात यह है कि काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन हमको तैयारी रखनी है। समाचार पत्रों में आप लोग देखते रहते हैं कि हाँ भूकंप आएगा भूकंप आएगा, तो अगर तैयारी हमारी बेहतर रहेगी तो नुकसान कम से कम हो सकता है। उसके लिए मॉक ड्रिल कराया जाना जरूरी है। उस दिशा में हम लोग मॉक ड्रिल करा रहे हैं ताकि अगर कभी कोई भूकंप आने की संभावना बनती है या भूकंप आता है तो हम लोगों की जान को बचा सकें। और इसमें होता है कि जागरूकता जितनी ज़्यादा रहेगी उतना बढ़िया से हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। सर, इसमें राज्य और केंद्र के कितने संस्थान जो हैं मिलकर साथ काम कर रहे हैं? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।